हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन आंसर्स को इन डिटेल कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है पेज नंबर 27 के ऊपर, जो कि है इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। सो हमारे पास यहाँ पर दो क्या है, रिएक्टेंट्स है एंड इनके रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनता है। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट। तो दो रिएक्टेंट के रिएक्शन से हमारे पास यहाँ पर तीन प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एंटोनी लेव्यूजर ने हमारे पास दो लॉज दिए थे, एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड हमें दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा बिल्कुल एग्जैक्ट उतना मास क्या होगा, प्रोडक्ट्स का भी होगा। अगर हम इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मास एंड जो प्रोडक्ट का मास है अगर वो टोटल सेम है तो इसका मतलब ये जो है रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास क्वेश्चन में ही वैल्यूज दी गई है 5.3 ग्राम, एथेनोइक एसिड 6 ग्राम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एडिशन से हमारे पास 11.3 ग्राम का इन टोटल लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स बनते हैं। ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड में तीन प्रोडक्ट्स के अगर हम टोटल करते हैं इनके क्वांटिटीज को तो भी क्या आता है, 11.3 ग्राम आता है। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस शोज दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा एंड यही जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हमें बताता है। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 27 पेज पे ही सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, जो कि है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। सो हमें पता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंडर अगर कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे कि H2O के कॉम्बिनेशन में हमारे पास 1:8 का कॉम्बिनेशन चलता है, जहां पर 1 रेशियो होता है हाइड्रोजन एटम्स का एंड 8 का कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन एटम का। ये जो है कॉम्बिनेशन ये चलता है मास के बेसिस पे। यानी कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर हमारे पास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा H2O का। ये हमें इस फॉर्मूले से पता लगता है। सो इन द सेम टाइप उन्होंने क्या कहा है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी बेसिक यूनिटरी मेथड है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम की जरूरत होगी ऑक्सीजन की। तो बेसिक यूनिटरी मेथड है कि ए के लिए अगर 8 है तो 3 के लिए क्या होगा, 8 से हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द वाटर। सो वही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो वेट है वो 1:8 में होता है। यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। So the mass of oxygen required to completely combine with 3 ग्राम of hydrogen gases कितना चाहिए होगा हमें, 24 ग्राम of oxygen। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, which postulate of Dalton's atomic theory is result of law of conservation of mass। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में भी उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रमोट किया था, तो वो किस पोस्टुलेट में किया गया है। The postulate of Dalton's atomic theory that is resultant of law of conservation of mass is the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना वो क्रिएट किए जा सकते हैं ना वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। वो जस्ट क्या होंगे, अपने केमिकल स्टेट को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। यानी पहले किसी और केमिकल स्टेट में थे उसको अल्टर करके, हो सकता है सॉलिड से गैसियस सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड से सॉलिड, कुछ इस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो ये जो रिजल्ट है ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज, तो कौन सी है,
द relative number and kind of atoms in a given compound remains constant। यानी कि गिवन कंपाउंड के अंदर जो relative नंबर, देखिए इन्होंने कहा था कि कोई भी जब दो एटम्स कंबाइन करके किसी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो एटम्स है ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एंड वो फिक्स प्रोपोर्शन भी कैसी होगी, इन अ होल नंबर, इन अ स्मॉल होल नंबर। जैसे कि H2O में हाइड्रोजन के कितने आइटम्स है, 2 एटम्स है। ऑक्सीजन के कितने आइटम्स है, 1 एटम है। NH3 में नाइट्रोजन के कितने आइटम है, 1 एटम है। हाइड्रोजन के कितने आइटम्स है, 3 एटम्स है। तो ये क्या है, होल नंबर्स में ऐड करते हैं एंड उनकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, यानी 1 2 3 से लेकर 10 तक की जो है ये क्वांटिटी रहती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 30 के ऊपर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं A.M.U, एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। सो बेसिकली AMU क्या है, किसी भी एटम का क्या मास है उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक यूनिट को डिसाइड किया जो कि था AMU। एंड 1 AMU किसके बराबर है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12, यानी 12th पार्ट है किसका, एक एटम का, जो कि है कार्बन 12। इसको हमने बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हाँ, हर एक एटम का एक MU बेसिकली 1/12 पार्ट होगा किसी भी कार्बन 12 का, यानी कि 1 के बराबर होगा। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स have been found with respect to atom of carbon 12। सो हर तरह के एटम का जो भी मास होगा वो इन रिस्पेक्ट, यानी कि ये जो है एक तरह से स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है किसी भी एटम के मास को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज, हम अपनी आंखों से किसी भी एटम को क्यों नहीं देख पाते। तो उसका रीजन क्या है, द साइज ऑफ एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेक्ड आइज। आल्सो एन एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी एक नहीं रह सकता, हमेशा वो क्या करेगा, कॉम्बिनेशन के साथ बनकर आता है। इट्स एटॉमिक रेडियस इज ऑफ इन ऑर्डर ऑफ 10 - 10 मीटर। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एटम का अगर हम उसका रेडियस पूछें, यानी कि उस एटॉमिक का रेडियस कितना है, तो वो निकल कर आता है 10 - 10 ऑफ अ मीटर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर चार्ट भी दिया गया था एनसीईआरटी बुक के अंदर, सो वहां से भी हम देख सकते हैं कि 10 - 10 कितना ज्यादा स्मॉलर यूनिट है, तो हम उसको नेक्ड आई से कभी भी नहीं देख सकते। सेकेंडली वो कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही नहीं, जिस कारण से हम उसको अलग अलग देख पाए। वो हमेशा क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है, ये पेन है, तो ये क्या है, बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, ना कि एक सिंगल एटम को हम इंडिपेंडेंटली यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए गए हैं पेज नंबर 34 के ऊपर, जिसमें हमसे कुछ दिए गए नेम के केमिकल फॉर्मूला को हमें यहाँ पर मेंशन करना है। सो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, एंड ऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं O के मेथड से। सो इन दोनों की अगर हम वैलेंसी की बात करें तो Na के पास +1 की वैलेंसी होती है एंड ऑक्सीजन के पास -2 की। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये क्या बन जाएगा, Na2O। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम यानी कि Al एंड क्लोराइड यानी कि Cl। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम की क्या वैलेंसी है, +3, क्लोराइड की है -1। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद Al1 एंड Cl3 हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम यानी कि Na एंड सल्फाइड यानी कि S। सो आफ्टर कॉम्बिनेशन Na+1 एंड S-2 ये क्या बन जाएगा, Na2S। नेक्स्ट है मैग्नीशियम यानी कि Mg एंड हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन ये क्या बन जाएगा, MgOH ट्वाइस। इसके बाद आगे हमारे पास है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। सो यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं, हमें उसके नेम को बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। सो ए यानी एल्यूमिनियम एंड SO4 यानी कि सल्फेट। सो एल्यूमिनियम सल्फेट इज द फर्स्ट आंसर। Ca यानी कैल्शियम, Cl यानी कि क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। K यानी कि पोटेशियम, SO4 यानी सल्फेट। सो यहाँ पर क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट। फिर से K यानी कि पोटेशियम, NO3 यानी नाइट्रेट यानी पोटेशियम नाइट्रेट। Ca यानी कैल्शियम, CO3 यानी कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट।
सो ये बेसिकली 5 नेम्स है, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। विद यूज आप जब इसको बार बार यूज करेंगे आपको खुद से ये जो है याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 34 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सो इसका आंसर है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड मींस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। तो कोई भी रिएक्शन के टाइम जो कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड का, उसको हम केमिकल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम केमिकल फॉर्मूला ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वी कम टू नो दैट one atom of carbon and two oxygen atoms are chemically bound together to form one molecule of compound that is carbon dioxide। यानी कि एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करके कितना बनाता है? एक मोलिक्यूल बनाता है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? केमिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली एक क्या है? एक प्रॉपर केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मोलिक्यूल। तो कितने हमारे पास एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है? तो हाइड्रोजन H के साथ 2 आया है, यानी कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 2 एटम्स होंगे। एंड S के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं आया है, यानी कि इसके कितने एटम्स है? 1 एटम। 2 + 1 यानी कि कितने एटम्स हो गए यहाँ पर? 3 एटम से मिलकर यहाँ पर एक मोलिक्यूल बनता है। सो इन टोटल 3 एटम्स आर प्रेजेंट, जो कि 2 हाइड्रोजन के एंड 1 क्या है? सल्फर की है। नेक्स्ट में वही है PO4, 3 माइनस क्या है? उसका चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सो ये बेसिकली एक आयन है। यहाँ पर P के कितने हमारे पास एटम है? 1 एटम है। एंड ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 एटम है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितने हमारे पास इन टोटल कितने एटम्स बन गए? 5 एटम्स। सो इन टोटल 5 एटम्स आर प्रेजेंट, जहां पर एक फॉस्फोरस का है एंड 4 कितने हैं? ऑक्सीजन के एटम्स है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है पेज नंबर 35 के ऊपर, जहां पर हमें केमिकल कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मासेस को H2O, O2, Cl2 इन सभी फॉर्मूलाज का। सो सबसे पहले हम मास फाइंड करते हैं H2 का। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसका कितना एटॉमिक मास है? जो कि है 1। उसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास भी सेम है, ये आपको याद रखना है। एक ही ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बराबर है, जो कि है हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन के कितने एटम्स यहाँ पर कंबाइन करते हैं? 2 एटम्स। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2U, यानी कि 2 AMU यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा। सेकंड है O2, ऑक्सीजन का अगर हम मास की बात करें तो वो कितना होता है? 16 होता है, यानी कि 32 यूनिट इसका क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। Cl को हम 35.5 अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो 17 पर आता है Cl, यानी कि 35.5 इसका एटॉमिक मास है एक एटम का। तो 2 एटम यहाँ पर कंबाइन करते हैं तो उसका क्या बन जाएगा? 71U। नेक्स्ट है CO2। सो यहाँ पर 2 तरह के एटम्स हमारे पास है, एक तो कार्बन है एंड एक ऑक्सीजन है। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के पास 12 का मास होता है एंड ऑक्सीजन के पास 16 का। सो 12 + 16 का डबल, यानी कि 32। सो 32 + 12 कितना बन जाएगा? 44। वैसे CH4 1 + 12, ओके 1 × 12 + 4 × 1 16 बन जाएगा। C2H6, C यानी कि 12 के 2 टाइम्स आया, यानी 24, 6 यानी कि 6 ऐड करते ही हमारे पास कितना बन जाएगा? 30U। C2H4, सो 12 2 टाइम्स आया है, यानी कि 12 × 2 24 एंड 4 टाइम्स क्या है? H आता है 28, इसका टोटल मास बन जाएगा। NH3 अमोनिया, N यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यानी 14, 14 का 1 एटम है एंड 3 एटम्स हमारे पास है हाइड्रोजन के, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1। सो 17U इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है CH3OH। सो C यानी कि कार्बन, कार्बन यानी 12, H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि 1, O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी 16 एंड हाइड्रोजन फिर से क्या बन जाएगा? 1। सो जितने इसके एटम्स है उसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर बन जाता है? 32U इसका मास है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZNO N2O K2 CO3। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एटॉमिक मास इन सभी एटम्स के यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, आपको खुद से याद नहीं रखना है। सो सबसे पहले ZNO किससे बना है? जिंक प्लस ऑक्सीजन की सिंगल सिंगल एटम से। जिंक का हमारे पास कितना मास दिया है? 65। ऑक्सीजन का हमें वैसे भी पता है 16 होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितना बन जाएगा? 82 इज द टोटल यूनिट मास। नेक्स्ट है हमारे पास N2O, Na2O।
यानी कि हमारे पास यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स है, सोडियम का एक एटम का अगर हम मास यहाँ पर दिया भी गया है 23 होता है, सो 23 इंटू 2 यानी कि 46 प्लस हमारे पास ऑक्सीजन का 16 आ जाता है, प्लस हम 16 करें तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 62U। नेक्स्ट है K2CO3, K2CO3, सो पोटाशियम को हमारे पास मास दिया गया है 39। ओके, कार्बन का हमारे पास मास है 12 एंड ऑक्सीजन का मास है 16। 16 कितनी बार रिपीट होगा, 3 टाइम्स यहाँ पर रिपीट किया जाएगा। सो 16 3 इज 48, सो 48 प्लस 12 प्लस 39, सो टोटल कितना बन जाएगा 138 हमारे पास यहाँ पर आंसर बन जाएगा। सो एक छोटी सी गलती होगी, के 2 टाइम्स आया था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। ओके, सो 40 यानी कि यहाँ पर क्या बन गया 78U। सो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कितना टोटल आंसर बनेगा 138Q इज द टोटल आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पेज नंबर 36 के ऊपर दिया गया है, जो कि है 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वर फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास एक सैंपल टोटल वेट दिया गया है, टोटल कंपाउंड का वेट हमारे पास दिया गया है 0.24, बोरोन का वेट हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 0.096 एंड ऑक्सीजन का वेट क्वेश्चन में हमसे दिया गया है 0.144 ग्राम। सो वेट परसेंटेज ऑफ बोरोन, यानी इस बोरोन का टोटल वेट क्या होगा इस कंपाउंड के बीच में। देखिए, अगर हमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड से एक पर्टिकुलर एटम का वेट पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो भी एक एटम का, जो भी इस एलिमेंट का मास पूछा गया है, फॉर एग्जांपल इस केस में बोरोन का मास पूछा गया है, उसको हम ऊपर एंड टोटल जो भी कंपाउंड का वेट है उसको हम नीचे रख के मल्टीप्लाई कर देंगे विद द 100। सो वही हमें इस क्वेश्चन में भी करना है, 0.096 को ऊपर रख के टोटल जो वेट है कंपाउंड का 0.24 को नीचे रखना है एंड उसको मल्टीप्लाई करना है विद द 100। सो इन टोटल कितना हमारे पास वेट परसेंटेज बन जाएगा बोरोन का 40%। एंड वही दूसरी तरफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इस बार हम ऑक्सीजन को ऊपर रख के जो भी टोटल कंपाउंड का वेट है उसको हम नीचे डिनोमिनेटर साइड में रख लेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द 100। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास कितना मास आ जाता है 60% इज द वेट परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट विन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, सो हमें पता है 3:8 के कॉम्बिनेशन में CO2 जो है वो फॉर्म होता है। क्वेश्चन में हमें दिया है गया है कि 3 ग्राम में 8 ग्राम हम 3 ग्राम कार्बन में हम 8 ग्राम ऑक्सीजन को जब कंबाइन करते हैं तो कितना आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ मास 8 + 3 यानी कि 11 ग्राम क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि है CO2। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, लास्ट टाइम हमारे पास क्या था 3 ग्राम ऑफ कार्बन दिया गया था, इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास दिया गया है कि 3 ग्राम ही है इस बार और कार्बन, बट इस बार हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, 50 ग्राम्स कर दिया गया। तो उन्होंने पूछा कि प्रोडक्ट क्या होगा। 3 ग्राम हमारे पास कार्बन है, 50 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, तो क्या प्रोडक्ट 53 ग्राम बनेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा अब भी कितना बनेगा, 11 ग्राम ही बनेगा, बिकॉज जो इनका कॉम्बिनेशन है वो हमेशा कितने रेशियो में रहेगा, 3:8 के फॉर्मेशन में ही रहेगा। यानी कि सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज की जाएगी एंड बाकी की जो 42 ग्राम ऑक्सीजन है वो जो है अनरिएक्टेड रह जाएगी। यानी कि अगर हम CO2 की बात करें तो वो 11 ग्राम ही फॉर्म होगा, चाहे हम ऑक्सीजन को जितना मर्जी इंक्रीज कर दें। सो वही यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर में दिया गया है C+O2, CO2 में हमें 3 ग्राम 8 ग्राम से 11 ग्राम का प्रोडक्ट बनता है। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स जो कि है 11 ग्राम। अभी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट से, हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज प्रूव्ड। सो यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर 11 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी कितना ग्राम बनेगा, 11 ग्राम ही बनेगा, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यहाँ पर ठीक रहता है। नेक्स्ट है, फर्दरमोर इट रिवील्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड कंप्राइजेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो एक फिक्स्ड रेशियो है, रेशियो कितनी है उसकी, 3:8 है। Thus it demonstrates that the law of unchanging proportion, 3 ग्राम of carbon must combine with only
सिर्फ 8 ग्राम से ही कंबाइन करेगा, यानी कि 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएगी। सो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। सो पॉली एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं? अ पॉली एटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। देखिए कुछ जो है एटम के कॉम्बिनेशन से कुछ जो चार्ज है वो उसके ऊपर रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया के ऊपर NH4 वो प्लस का चार्ज यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि NH4 के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस का चार्ज है। यानी इसने क्या किया, अपना एक एटम जो है वो डोनेट कर दिया। एक एटम डोनेट करने से जो है ये प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट है OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर -1 का चार्ज है। नाइट्रेट NO3 के ऊपर भी एक माइनस का चार्ज है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। सो इनमें से कोई भी 3 आप जो है याद रख सकते हैं। कुछ इस तरह के इनके जो है ये स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं, अगर आप इसको भी बना देते हैं तो वेल एंड गुड आपके आंसर की में। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। सबसे पहले इथेन। सो वही एटॉमिक टेबल ये हमें दिया नहीं गया होगा, हमें बेसिकली इनकी जो है वैल्यूज को यहाँ पर याद रखना है। सो वही है, सबसे पहले C2H2। C का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है? 12। H का क्या एटॉमिक मास है? 1। सो C2 यानी कि 12 इंटू 2 24 एंड 2 इंटू 1 यानी कि 2। 24 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 26। बिल्कुल इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। सल्फर मोलिक्यूल यानी S8। एक सल्फर का मास अगर हम बात करें तो 32 होता है, इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 356 इसका आंसर है। नेक्स्ट है फोस्फोरस मोलिक्यूल। फोस्फोरस यानी कि P। फोस्फोरस का अगर हम वेट की बात करें तो वो कितना? 31। 31 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 124 इसका आंसर आ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। H यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब है 1। Cl यानी कि 35.5। ये ऐसा एक एटम है जिसका जो है मोलिकुलर मास डेसिमल में दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। Cl क्लोरीन का मास जो है 35.5 होता है। सो इन दोनों के एडिशन से हमारे पास 36.5 इसका टोटल मास बन जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड HNO3, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम है एंड 3 एटम है हमारे पास ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन मीन्स 1, नाइट्रोजन मीन्स 14 एंड ऑक्सीजन मीन्स 16। इन तीनों के एडिशन से हमारे पास 63 इसका आंसर बन जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड क्वेश्चन सभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।